नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान के ऊपर हमला करने के बाद अमेरिका अब एक नया कारनामा करने जा रहा है। वो अपने यहाँ करीबन 50 साल बाद नई रिफाइनरी लगाने जा रहा है और इसमें जिक्र है एक भारतीय कंपनी का जिसका नाम है रिलायंस। हेडलाइंस अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि रिलायंस टू इन्वेस्ट इन फर्स्ट न्यू यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 15 years, says Trump. Call $300 billion टेक्सास प्रोजेक्ट हिस्टोरिक डील। वो भी कितना अमाउंट का? लगभग $300 $300 बिलियन का अमाउंट जो है रिलायंस यहां पर अमेरिका की 50 साल बाद बनने जा रही नई रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। आपको बताएंगे कि इतना पैसा मतलब $300 बिलियन जो है वो छोटा अमाउंट नहीं होता है। इतना इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है रिलायंस, ये यहाँ पर किस तरीके से कर रहा है, क्या क्या इसमें चीजें होंगी, भारत को इससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, और अमेरिका आखिर 50 सालों बाद अब वो फिर ऐसा काम क्यों कर रहा है कि उसको फिर से जो है न्यू रिफाइनरी बनाने की जरूरत पड़ गई है। क्या वो वेनेजुएला और ईरान का तेल अब अपने यहाँ फिल्टर करने वाला है या उनको अब अपने माध्यम से बेचने वाला है? यह प्रश्न इस नई न्यूज के साथ निकल कर आता है। तो चलिए विस्तार से इस पूरी खबर में समझते हैं, इस पूरी वीडियो में इस खबर का विश्लेषण करते हैं कि ये आखिर है क्या। साथियों, अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारा कंटेंट बनाने में घंटों की मेहनत लगती है और घंटों की मेहनत का मात्र एक मोटिवेशन होता है, आपका 1 सेकंड से भी कम समय में किया गया सब्सक्राइब। उम्मीद है आप जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको जो है फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपका मैं दिल से आभारी रहूंगा। यहाँ पर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का ये उनके ट्रूथ अकाउंट पर किया गया पोस्ट देखें, जैसे कि दुनिया ट्विटर पे चलती है, तो ट्विटर ने एक समय था कि ट्रंप को बैन कर दिया था। तो ट्रंप भाई साहब हैं बड़े खतरनाक आदमी, कहे कि तुम हमको ट्विटर पे बैन कर दिया, अब हम अपना खुद का ट्विटर बना लेंगे, यानी कि खुद का प्लेटफॉर्म बना लेंगे, और उन्होंने बनाया था ट्रूथ। अब ट्रूथ को वो अमेरिका का एक तरीके से क्या कहते हैं कि सरकारी प्लेटफॉर्म के तरह यूज करते हैं, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी होती है वो वहीं पे करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को कहा, और अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि थैंक यू टू आवर पार्टनर्स इन इंडिया एंड देयर लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड एनर्जी कंपनी रिलायंस फॉर दी ट्रेमेंडस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने रिलायंस को यहां पर धन्यवाद भी किया। अब ये रिफाइनरी बन कहां रही है? तो साथियों, ये रिफाइनरी जो है अगर आप देखें तो ये आपको मैप दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका का, और जिसमें कि आपको अमेरिका का यूएस का जो है कि ये पूरा मैप है, ठीक है। ये इसके सारे यहाँ पर जो भी स्टेट्स हैं वो हैं, और यहाँ पर अगर आप एक शहर देखें तो ये है टेक्सास, जो कि यहाँ पर मैक्सिको के पास है, और यहाँ पर ब्राउन्सविल के पास जो है, ब्राउन्सविल के पास जो यहाँ पर जगह है टेक्सास की, यहाँ पर इस रिफाइनरी को बनाया जा रहा है। अब साथियों, इसको यहाँ पर बनाने का बहुत सारा फायदा है, वो आगे आपको हम बताएंगे। साथियों देखिए, पहला 1970 के दशक के बाद से अमेरिका में कोई बड़ी जो है वो रिफाइनरी अब यहाँ पर नहीं बनी थी, और ये जो है बनने जा रही है। यानी कि साल 1970 के बाद अभी तक कोई भी रिफाइनरी अमेरिका स्टेब्लिश नहीं किया था, नई रिफाइनरी नहीं बनाया था। ये करता क्या था? तो अपनी जो पुरानी रिफाइनरियां हैं इसके पास, उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ विस्तार करता था, यानी कि उनकी कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाता था। साथियों, इसमें कई कारण थे। पहला अगर देखें तो पर्यावरण विनियमन का। देखिए, कड़े पर्यावरण कानूनों के कारण रिफाइनरियों का जो निर्माण है वो कठिन हो जाता है, क्योंकि इससे शुद्ध हवा अधिनियम होता है, मतलब कि इससे बहुत ज्यादा अशुद्ध रूप से हवा निकलती है। जब वो जलता है, बनता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है अशुद्ध हवा निकलती है, तो उनको शुद्ध करना होता है। स्वच्छ जल अधिनियम होता है, यानी कि जो पानी है जो यूज होगा उसमें, उसको आपको स्वच्छ करके फिर यहाँ पर निकालना होगा, यानी कि आप किसी भी तरीके से वाटर को पॉल्यूटेड नहीं करेंगे। और देखिए, ये अमेरिका है, यहाँ ट्रंप भले ही कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने देशवासियों के लिए कर रहा है, यानी कि उसमें हित अमेरिका का ही छुपा हुआ है। अब इस युद्ध के बाद आप देखेंगे अमेरिका के जितने भी वो हथियारों का यूज किया है, सबके बारे में एक बार विस्तार से बताएगा, और दुनिया के जितने भी देश हैं, भारत जैसे, भारत भी इनमें शामिल है, वो सभी देश
फिर उस हथियार को खरीदने की होड़ में लग जाएंगे कि चलो इस हथियार को खरीदते हैं, इसने यहाँ इतनी तबाही की। अमेरिका अगर दुनिया में अशांति चाहता है तो उसका कारण यही है कि वो अपने हथियारों को बेच सके। इसीलिए आप नोटिस करिएगा, जब भी कहीं युद्ध होता है तो वहां पर अमेरिका का हाथ जरूर होता है और वहां पर उसके हथियारों का यूज भी जरूर होता है, और उस हर युद्ध के बाद अमेरिका अपने उस हथियार के बारे में जरूर बताता है। तो साथियों, लेकिन वहां की जो मीडिया है, वहां की जो पब्लिक है, वो बहुत ही जागरूक हैं। हमारे यहाँ की मीडिया के जैसे नहीं। जो हमारे यहाँ के अधिकतर जो मीडिया को आप देख रहे हैं, जो कि मतलब सरकार से सवाल पूछना तो दूर की बात है, उल्टा वो अगर कुछ कह दिए तो उसको डिफेंड करने लगती है। भले सरकार अपनी कही गई बात से फिर मुकर जाए तो उसके मुकरने के कारण को भी ये डिफेंड करने लगती है। तो यहाँ के लोग जागरूक हैं। अगर ये रिफाइनरी लगाएंगे और वहां पर शुद्ध हवा अधिनियम नहीं होगा, मतलब अगर ये हवा को पॉल्यूटेड करेंगे तो दिक्कत होगी, वाटर पॉल्यूटेड करेंगे तो दिक्कत होगी, और जो राज्य स्तरीय उत्सर्जन सीमाएं हैं वो यहाँ पर निर्धारित हैं। तो अगर इन तीनों को ये सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो लोग यहाँ इनसे सवाल पूछेंगे और इसको बंद करा देंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। साथ ही रिफाइनरी प्रदूषक पदार्थ के उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि इनसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और वाष्पशील कार्बन यौगिक जो है वो निकलते हैं जब किसी भी रिफाइनरी में यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, रिफाइन किया जाता है तेल को। तो ये सारे जो खतरनाक घटक हैं ये उस रिफाइनरी से जो है कि निकलते हैं। साथियों, पर्यावरण संबंधी बदलावों में 10 से 15 साल लग सकते हैं, यानी कि इन सभी चीजों के चेंजिंग में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएगा। इसके वजह से यहाँ पर जो रिफाइनरी है वो लगाना कठिन है। साथियों, बात करें दूसरा, तो यहाँ पर अत्यधिक उच्च पूंजी लागत है, यानी कि कोई भी अगर आप नया सेटअप करेंगे रिफाइनरी का तो आपको कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा आपका ज्यादा लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें जो है कि बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे कि अवशमन इकाई होती है, एक हाइड्रो क्रैकर्स होता है, उत्प्रेरक सुधारक होता है, सल्फर मुक्त इकाई होती है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो भी ये वेस्ट मटेरियल निकालेगी, वो रिफाइनरी जो भी प्रदूषण निकालेगी, उस प्रदूषण को ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको ट्रीट अच्छे से करके, मतलब उसको शुद्ध करके और फिर ही जो है वातावरण में छोड़ना होगा। मान लीजिए अगर पानी का इस्तेमाल किया है, वो पानी पॉल्यूटेड हो गया है, तो अब वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो किसी भी जगह पर जो है कि उस पानी को छोड़ सकते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट लगाने का प्लांट का जो है खर्चा अलग से आ जाएगा। अगर वो गैसें निकाल रही है तो उन गैसों को एक जगह स्टोर किया जाएगा, उन गैसों को जो है कि फिर से उनको क्या कहते हैं, उनको शुद्ध किया जाएगा और उसके बाद ही जो है कि वातावरण में छोड़ा जा सकता है। तो इन सभी के लिए प्लांट स्टेब्लिश करने होते हैं, और इन जितनी रिफाइनरी की कॉस्ट नहीं आती है उससे ज्यादा इन जो सेटअप्स हैं इनकी लागत आ जाती है, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। साथियों, इन लागतों के कारण कंपनियां नई रिफाइनरियां बनाने की बजाय मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार करना पसंद करती हैं। यानी कि इन सभी दिक्कतों को देखते हुए जो कंपनियां हैं उनको लगता है कि हमें नई रिफाइनरी बनाने से अच्छा है कि जो हमारी पुरानी वाली रिफाइनरी चल रही है उसमें तो ये सारे चीज पहले से बने हुए ही हैं, चलते हैं इसी का जो है विस्तार कर देते हैं, इसकी कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तीसरा, बात करें ऊर्जा संक्रमण संबंधी चिंताओं की, यानी कि इसमें जो है ऊर्जा संक्रमण संबंधी चिंताएं होती हैं। विश्व भर की सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए जो भी सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है और जहां जो भी देश है, वो सब अब चाहते हैं कि जो पेट्रोलियम पर निर्भरता है वो कम हो सके। सब लोग अब जो है वो अपने आप को अन्य चीजों की ओर बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सोलर हो गया, चाहे वो नवीनीकरण ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, फिर डिकार्बनाइजेशन हो गया। तो वो सारी सरकारें जो हैं, वो सारे देश जो हैं अब वो इसके साइड जा रहे हैं। तो इसकी खपत को लेकर जो है कि यानी कि लंबे समय में इसकी मांग को लेकर चिंता है कि क्या आगे चलकर भी इसकी मांग इसी तरीके से रहेगी कि नहीं रहेगी। अब मान लीजिए कि हम सारे अपने देश के सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी वाली हो गई है, तो फिर हम डीजल का करेंगे क्या? तो हम करेंगे भी तो बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम चीजें हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। तो इसके वजह से इसकी मांग कम हो जाएगी। तो इनका यह भी एक कंसर्न है कि अगर कहीं हम इस प्लांट को लगाते हैं और उसके बाद आगे चलकर मांग कम हो जाती है तो इसमें किया गया हमारा इन्वेस्टमेंट भी जो है कि खराब हो जाएगा। अब बात करें कि ये जो प्रस्तावित रिफाइनरी है, अगर इसके मुख्य विवरण को कि ये है क्या, तो देखिए पहले की ये जगह कहाँ पर है। तो यह रिफाइनरी टेक्सास के जो
ब्राउनस्वेल है उसके पास स्थापित होती है, जो कि एक रणनीतिक ऊर्जा केंद्र है। इसका कारण क्या है कि जो प्रीमियम बेसिन है, बेसिन सेल तेल के निकट है यहाँ पर, फिर गहरे पानी के बंदरगाह तक इसकी पहुंच है, मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क है यहाँ पर, और विशाल पेट्रोलियम अवसंरचना है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका टेक्सास रहा, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको रहा, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको रहा, और यहाँ पर कहीं जो है कि इसको बनाया जा रहा है, इस जो रिफाइनरी बनेगी उसको बनाया जा रहा है। और ये है आपका जो परमेन सेल बेसिन है, जहां पर तेल के भंडार हैं, यहां पर तेल का जो है भंडार है। तो अब अमेरिका को जो रिफाइनरी यूज करना होगा, रिफाइन करना होगा, तो वो यहीं से तेल के भंडार को यहाँ लेकर आएगा, और उसके बाद ये जो है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है ही, यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से यहाँ लेके चला आए, और उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो उसको रिफाइन करके अन्य देशों पर या तो पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से भेज दे, या फिर वो जो है कि जहाजों पे लोड करके समुद्री रास्ते के माध्यम से यहाँ पर भेज दे। साथ ही यह अन्य देश जैसे वेनेजुएला वगैरह हो गया, इन सारे देशों से भी जो है क्रूड ऑयल यहाँ पर मंगा सकता है, और यहीं पर रिफाइन करके उनको जो है कि यहाँ पर रिटर्न भेज सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करें कि जो ये बनाया जा रहा है इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी जो रिफाइन करने की कैपेसिटी है वो क्या होगी। तो साथियों देखिए, रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जो रिफाइनरी है वो लगभग संसाधित कर सकती है कितना, तो 1,60,000 बैरल कच्चा तेल जो है वो डेली यहाँ पर बना सकती, उसको रिफाइन कर सकती है। ठीक है, यह क्षमता कितनी होती है, तो सोचिए कि जो बड़ी रिफाइनरियां होती हैं वो एवरेज 2 लाख से लेकर 6 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन करती हैं। तो यानी कि इसका अर्थ है कि जो ये बनाया जा रहा है ये बहुत बड़ा नहीं फिलहाल बनाया जा रहा है, ये मीडियम रेंज का जो है ये रिफाइनरी यहाँ पर बनाई जा रही है। यह एक माध्यम आकार की जो है कि रिफाइनरी यहाँ पर बनाई जा रही है। अब इसके फीड स्टॉक की बात करें तो देखिए, रिफाइनरी मुख्य रूप से प्रसंस्करण करेगी, यह अमेरिकी सेल कच्चे तेल को जो है कि यहाँ पर रिफाइन करेगी, और संभवतः कुछ जो आयातित होंगे कच्चे तेल वो भी यहाँ पर ये रिफाइन कर सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है अमेरिका जितना भी युद्ध लड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए ही तो लड़ रहा है। तो ये रिफाइनरी जो वेनेजुएला वाली कब्जियां हैं चाचा ट्रंप, तो इनका दिमाग खुला है, सोचे हैं कि ले आओ मैक्सिको, वहां पर नजदीक है भी, सीधा ले आएंगे, देश के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बनाएंगे और वहीं से सीधा जो है कि बेच देंगे अन्य देशों को। और भारत जैसा खरीदार तो है ही, भारत तो फिलहाल अमेरिका की सुन ही रहा है, जैसा हमारा मतलब चल रहा है सिस्टम कि कहता है कि 30 दिनों के लिए आप तेल खरीद सकते हैं, तो भारत खरीदने लगता है, मना कर देता है तो भारत मान जाता है। अब बात करें प्रमुख कच्चे तेल के स्रोत की, तो देखिए यहाँ पर जो इनका खुद का अमेरिका के पास जो प्रीमियम बेसिन है वहां पर, और फिर ईगल फोर्ड सेल जो है ये यहाँ के तेलों को फिलहाल बताया गया है कि इनको रिफाइन करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। अब इसमें बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये इसमें क्यों शामिल हो रही है, इसके शामिल होने का क्या कारण है। तो सबसे पहले देखिए, वैश्विक शोधन नेता के रूप में है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी की ये मालिक है रिलायंस रिफाइनरी, जो जामनगर में है, जो जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ पर सबसे जो बड़ा रिफाइनरी है दुनिया में वो भारत के पास रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी है। साथियों, जामनगर के बारे में अगर बताएं तो अगर इसके शोधन की क्षमता की बात करें तो ये लगभग 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है कि यहाँ पर इसको रिफाइन कर सकता है, यानी कि प्रतिदिन जो है कि इसको रिफाइन कर सकता है। यह अत्यंत जटिल शोधन प्रणाली है, यानी कि जो क्रूड ऑयल के भी कई प्रकार होते हैं, तो ये जो है ये जो जटिल शोधन प्रणाली का मतलब कि तेल भी होगा उसको भी यहाँ पर ये कर सकती है रिफाइन। यह भारी और खट्टे कच्चे तेलों को जो है कि संशोधित कर सकती है, यानी कि जो भी अन्य देशों का, हर देश का अपना अलग अलग जो है कि ग्रेड होता है क्रूड ऑयल का, तो ये डिजाइन की गई है कि जो हार्ड ग्रेड का भी होगा उसको भी ये रिफाइन कर सकती है। साथियों, रिलायंस के पास इस विशेषज्ञता है, गहन रूपांतरण शोधन है, जो पेट्रोमेकल एकीकरण है, और बड़े पैमाने पर रिफाइनरी का निर्माण करने का इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। इसकी वजह से ये जो है कि इसमें शामिल हो रहे हैं। अब बात करें कि रिलायंस के लिए रणनीतिक कारण क्या है, यानी कि रिलायंस शामिल हो रही है तो सिर्फ अमेरिका का ही फायदा तो नहीं होगा, यानी कि वो समाज सेवा तो करने वाले हैं नहीं,
क्योंकि आपको पता ही है रिलायंस मतलब जियो मतलब रिचार्ज याद आता ही होगा कि फ्री में सबको बांट दिया, उसके बाद लत लगने के बाद अब रिचार्ज का दाम कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, तो ये बिना फायदे के तो कुछ करने वाले हैं लोग नहीं। तो इनका अगर देखें तो पहला है वैश्विक विस्तार, ये ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। रिलायंस वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अमेरिका में एक रिफाइनरी होगी, सस्ते अमेरिकी सेल तेल तक पहुंच यह प्रदान करेगा और लैटिन अमेरिका और यूरोप के निर्यात को जो है कि यहाँ पर ये बढ़ाने का इनका प्रयास है। दूसरा है प्रौद्योगिकी और परिचालन सहयोग, यानी कि रिलायंस प्रदान कर सकता है रिफाइनरी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, परिचालनात्मक जो समर्थन है और आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन यहाँ से जो है कि इसको हो सकता है। अब भारत और अमेरिका के ऊर्जा सहयोगों को भी यह सुदृढ़ कर सकता है, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में ऊर्जा व्यापार में 2017 से काफी वृद्धि हुई है। प्रमुख क्षेत्र जैसे कच्चे तेल के निर्यात, भारत ज्यादा कच्चा तेल अब खरीद रहा है, एलएनजी का व्यापार अब जो है कि वहां से हो रहा है अधिक मात्रा में, और रणनीतिक पेट्रोलियम का सहयोग जो है कि यहाँ पर चल रहा है। अब वर्तमान तेल बाजार संकट के संबंध में अगर इसको देखें तो देखिए, इजराइल और ईरान के संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजारों में व्यवधान उत्पन्न हो गया है और यह संघर्ष जो होर्मुज स्ट्रेट है उसके लिए खतरा पैदा करता है, जिससे होकर गुजरना पड़ता है और वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा जो है वो इसी से होकर गुजरता है। यानी कि पर डे जो है वो दुनिया लगभग 100 मिलियन जो है कि तेल यहाँ पर बैरल 100 मिलियन बैरल तेल जो है लगभग डेली यूज करती है, और जो लगभग 20 मिलियन बैरल जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर जाता है। साथियों, किसी भी प्रकार की रुकावट से तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और ईंधन में कमी हो जाती है। शोधन क्षमता बढ़ाने की आपूर्ति से इसको जो है कि कंट्रोल किया जा सकेगा, ये इस तरीके का। अब बात करें सबसे मेन पॉइंट की, जो 300 बिलियन की बात कही गई है, 300 बिलियन डॉलर की, यानी कि 300 अरब डॉलर के जो आंकड़ा है ये बहुत ही विवादास्पद। क्यों ये विवाद में है? क्योंकि अगर आप रिफाइनरी ये जो सेटअप कर रहे हैं इसमें इतना खर्चा नहीं आएगा, इसमें जो है मैक्सिमम खर्चा आएगा वो यहाँ पर आने वाला है 6 से लेकर 10 अरब, यानी कि 6 बिलियन से लेके 10 बिलियन के अंदर ही जो है ये 10 बिलियन डॉलर के अंदर ही ये जो है ये रिफाइनरी बना ली जाएगी। तो ये जो 300 बिलियन डॉलर का यहाँ पर आंकड़ा दिया जा रहा है, 300 अरब डॉलर का, ये हो सकता है संभवतः कि जो उससे खरीदना हो या फिर जो फ्यूचर के जो डील्स हो ये उसके लिए किया जा रहा हो। खैर वैसे तो ट्रम्प कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब बात करें, ट्रम्प अनाउंस 300 बिलियन यूएस रिलायंस इन्वेस्टमेंट इन यूएस फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। इस तरीके से ये पूरा जो है कि न्यूज वगैरह बनकर यहाँ पर बाहर आई थी। अब पर्यावरण की चिंता क्या है, तो देखिए बात वही है, इन लोगों को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, अपने पैसे से मतलब है। वरना पर्यावरण की इतनी चिंता रहती तो ईरान के अंदर मार के मतलब जो रिफाइनरी स्टोर है उसका, जहां पर वो लोग रुके हुए हैं, मार के इतना युद्ध कर रहे हैं। और हम लोग दिवाली में पटाखा जलाते हैं तो हम लोग की सरकारें कहती है बैन करो भैया। और यहाँ पर इतना जो है प्रदूषण, सोचिए कितना कितना प्रदूषण हो रहा है और उसका ग्लोबल वार्मिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, बस यही चीजें थी। हो सकता है, उम्मीद है आपसे कि आपको समझ में अच्छे से आई होगी। बाकी कोई भी राय है हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर वो भी रखें। चैनल पर नया है या पेज पर नया है तो फॉलो अवश्य करें साथियों। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।